हेलो एवरीवन, गुरुधर दिस साइड। सो आज अपना चलेगा सोगा का कॉन्सेप्ट नंबर 2, जिसमें हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं वो मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। सो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है या आज अपन लोग जानने वाले वो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल एंड सो ऑन। ठीक है, तो सबसे पहले सेल क्या होता है। बोलता है सेल क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स एज अ कॉन्ट्रैक्ट। मतलब कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल ऑफ गुड्स क्या होता है, इट्स अ कॉन्ट्रैक्ट जिसमें सेलर जो है वो ट्रांसफर करने के लिए या फिर अग्री करता है। या तो वो ट्रांसफर करता है, नहीं तो ट्रांसफर करने के लिए अग्री करता है क्या, गुड्स को। सेलर ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स। सेलर ट्रांसफर और अग्री टू ट्रांसफर द प्रॉपर्टी इन गुड्स टू द बायर। एक बात बताओ, कोई भी इंसान सामान क्यों बेचेगा? सेलर सामान क्यों बेचेगा? सेलर सामान क्यों बेचेगा? भैया सेलर सामान बेचेगा कंसिडरेशन के लिए, और वो कंसिडरेशन क्या होगा? कंसिडरेशन प्राइस हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है। प्राइस हो सकता है और अदरवाइज भी हो सकता है, बट कुछ ना कुछ पार्ट प्राइस तो होगा ही होगा। ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है, ओके। ये जो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होगा वो एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। वो क्या, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल जो है हमारा वो क्या होगा, एब्सोल्यूट भी हो सकता है, एब्सोल्यूट भी हो सकता है और कंडीशनल भी हो सकता है। कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल एज एब्सोल्यूट और कंडीशनल। ठीक है, फिर बोलता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। सुनो, फर्स्ट कॉन्सेप्ट में अपन लोगों ने पढ़ा था कि गुड्स जो है वो तीन तरीके का होता है। गुड्स कितने तरीके का होता है? तीन तरीके का। फर्स्ट एग्जिस्टिंग, सेकंड वन इज फ्यूचर एंड थर्ड वन इज कंटिजेंट। एग्जिस्टिंग, फ्यूचर, कंटिजेंट। ठीक है, एग्जिस्टिंग का फिर तीन पार्ट था, स्पेसिफिक, असर्टेंड और अनअसर्टेंड। स्पेसिफिक गुड्स के केस में कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। रेस्ट बाकी पांचों केसेस में क्या होते हैं, अग्रीमेंट टू सेल। तो ये चीज याद रखना, स्पेसिफिक गुड्स के केस में क्या होता है, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल होता है। बाकी पांचों केसेस में क्या होता है, एग्रीमेंट टू सेल होता है। क्लियर है? हाँ जी भैया, क्लियर है। ओके, तो एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? बोलता है वेयर अंडर कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स ट्रांसफर फ्रॉम सेलर टू बायर द कॉन्ट्रैक्ट इज कॉल्ड सेल। बट जहां पे बट जहां पे ये जो सेल है, ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है, बट जहां पे ये जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो रहा है वो फ्यूचर में होगा, सब्जेक्ट टू सम कंडीशंस। जहां पे ये प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होगा विद सम कंडीशंस, जहां पे ये प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होगा विद सम कंडीशंस, देन जहां पे ये प्रॉपर्टी फ्यूचर में ट्रांसफर होगा और सब्जेक्ट टू सम कंडीशन, इसको बोलते हैं अग्रीमेंट टू सेल। इसको बोलते हैं क्या, अग्रीमेंट टू सेल। क्लियर है? हाँ भैया, क्लियर है। फिर बोलता है एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनेगा? अग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनेगा? जब एक्चुअल में गुड्स क्या हो जाएगा, ट्रांसफर हो जाएगा, या फिर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाएगी। ठीक है, या फिर टाइम इलैप्स हो जाए या कंडीशन फुलफिल हो जाए। या तो टाइम इलैप्स हो जाए, नहीं तो कंडीशन फुलफिल हो जाए, देन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। इन दैट केस एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। क्लियर है? हाँ जी भाई, क्लियर। बोलता है एन एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल व्हेन द टाइम इलैप्स, यानी जो स्पेसिफाइड टाइम दिया गया था वो टाइम खत्म हो चुका है, पूरा हो चुका है, या फिर जो कंडीशंस थे वो फुलफिल हो चुके हैं। इन दैट केस एग्रीमेंट टू सेल बिकम सेल। ओके, हाँ जी भैया। फिर वही लिखा है, सेल है क्या और एग्रीमेंट टू सेल है क्या, वो अपन ने ऊपर पढ़ ही लिया। अब ना बोल रहा है कि एग्रीमेंट टू सेल, सेल कब बनेगा? तो दो केस था क्या, जब टाइम इलैप्स हो जाए, उसका एनालिसिस दिया और कंडीशन फुलफिल हो जाए। ठीक है, हाँ जी भैया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। देखो, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल। एक बात बताओ, सबसे पहला सेल क्या होता है? सबसे पहला सेल का डेफिनेशन क्या होता है? वेयर अ पर्सन सेल और अग्री टू सेल द गुड्स। वेयर द पर्सन सेल और अग्री टू सेल द गुड्स इज कॉल्ड सेल। एग्रीमेंट टू सेल क्या होता है? एग्रीमेंट टू सेल होता है कि
जहां पे फ्यूचर में क्या होगा, जहां पे फ्यूचर में प्रॉपर्टी ट्रांसफर होगा, इन दैट केस उसको क्या बोलेंगे, अग्रीमेंट टू सेल बोलेंगे। एक बात बताओ, सेल के केस में जो प्रॉपर्टी है, सेल के केस में जो प्रॉपर्टी है वो इमीडिएट ट्रांसफर होता है, हाँ जी भैया इमीडिएट ट्रांसफर होता है। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, ये जो प्रॉपर्टी है किसके केस में, एग्रीमेंट टू सेल के केस में, वो फ्यूचर डेट में ट्रांसफर होगा और कुछ सर्टेन कंडीशंस के फुलफिलमेंट के बाद। क्लियर, हाँ जी। नेचर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, सेल जो है वो एग्जीक्यूटेड होता है, एग्जीक्यूटेड यानी सेल में जो है वो दोनों पार्टी ने अपना अपना प्रॉमिस परफॉर्म किया होता है। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल इट इज एग्जीक्यूटरी, इट इज एग्जीक्यूटरी, ठीक है। यानी कि यहां पे दोनों पार्टी को परफॉर्म करना होता है, हाँ जी, समझ आ गया। रेमेडी क्या होगा अगर ब्रीच हो गया सेल का, तो रेमेडी क्या होगा, डैमेज क्लेम करेंगे और प्राइस भी, डैमेज क्लेम करेंगे और प्राइस भी, डैमेज क्लेम करेंगे और प्राइस भी। सेल के केस में डैमेज क्लेम करेंगे और प्राइस भी क्लेम करेंगे, बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल सिर्फ और सिर्फ क्या क्लेम करेंगे, डैमेज क्लेम करेंगे, ठीक है, हाँ जी ठीक है। ओके, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर। एक बात बताओ, जब सेल के केस में इमिडिएटली गुड्स ट्रांसफर हो गया, प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो गया बायर को, तो लाइबिलिटी किसकी होगी, भैया बायर की होगी, जिसके पास ओनरशिप वो लाइबल। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल लाइबिलिटी किसकी होगी, सेलर की। बर्डन ऑफ रिस्क किसका होगा, जो ओनरशिप जिसको फॉलो करेगा, बर्डन ऑफ रिस्क किसका होगा, ओनरशिप जिसको फॉलो करेगा। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल ओनरशिप के रिस्क किसका होगा, रिस्क होगा सिर्फ और सिर्फ सेलर का। राइट क्या होगा, नेचर ऑफ राइट क्या होगा, नेचर ऑफ राइट ये होगा कि सेल के केस में इट इज क्रिएटेड अगेंस्ट जस्ट इन रेम, इट क्रिएट जस्ट इन रेम। जस्ट इन रेम का मतलब होता है राइट अगेंस्ट द गुड्स, राइट अगेंस्ट गुड्स। तो यहाँ पे लिख लो जस्ट इन रेम के बगल में यहाँ पे लिख लो राइट अगेंस्ट गुड्स, ठीक है यहाँ। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल देर इज अ जस्ट इन पर्सोनिम, देर इज जस्ट इन पर्सोनिम, ठीक है। इसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड, इसका मतलब होता है राइट अगेंस्ट द होल वर्ल्ड। क्लियर है, हाँ जी। राइट ऑफ रीसेल होता है क्या, नहीं, सेल हो गया तो राइट ऑफ रीसेल नहीं हो सकता है। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल राइट ऑफ रीसेल हो सकता है। इन केस ऑफ सेल इंसॉल्वेंसी ऑफ सेलर, बट अगर सेलर इंसॉल्वेंट हो जाए तो ऑफिस क्या लिखा हुआ, ऑफिशियल असाइनी विल नॉट बी एबल टू टेक ओवर द गुड्स बट विल रिकवर द प्राइस। एक बात सुनना, सेलर इंसॉल्वेंट हो गया, सेलर ने गुड्स बेचा, इंसॉल्वेंट हो गया, ऑफिशियल असाइनी जो है क्या वो बायर से गुड्स रिकवर करेगा क्या, या सिर्फ प्राइस रिकवर करेगा, तो भैया सिर्फ और सिर्फ प्राइस रिकवर करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्राइस रिकवर करेगा। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल यहाँ पे गुड्स रिकवर होगा, ना कि प्राइस। अरे जब गुड्स गया ही नहीं तो रिकवर क्या, कहां से करोगे तुम, गुड्स गया ही नहीं तो रिकवर कहां से करोगे तुम। क्लियर है, हाँ जी। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो, बायर इंसॉल्वेंट हो जाए तो बायर को जो आपने गुड्स सप्लाई किया है उसके ऊपर क्या करो, कंट्रोल करो, यानी किसको कंट्रोल करो, गुड्स को, ठीक है। बट इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, एक बात बता, बायर को तो गुड्स मिला ही नहीं, बायर को गुड्स मिला ही नहीं, तो कंट्रोल बायर गुड्स के ऊपर लगेगा ना, सिर्फ और सिर्फ, नहीं गुड्स के ऊपर भी कहां लगेगा भाई। अगर बायर इंसॉल्वेंट हो गया तो बायर के पास गुड्स है क्या, नहीं, बायर के पास गुड्स नहीं है, तो कंट्रोल किसके ऊपर लगेगा, किसी के ऊपर नहीं, क्योंकि गुड्स अभी भी किसके पास है, सेलर के पास। तो क्या बोल रहा है, ऑफिशियल असाइनी विल नॉट हैव एनी कंट्रोल ओवर द गुड्स इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल। ऑफिशियल असाइनी का कंट्रोल गुड्स के ऊपर नहीं होता इन केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, बट इन केस ऑफ सेल देयर इज अ कंट्रोल ओवर द गुड्स बाय ऑफिशियल असाइनी इन केस ऑफ सेल। क्लियर है, हाँ जी भाई क्लियर है। अब लिखा हुआ है कि सेल और हायर परचेज में क्या डिफरेंस है, प्लीज वो तुम लोग क्या कर रहे हो ना, कवर कर लेना, छोड़ो मैं ही करवा देता हूँ। टाइम ऑफ पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी कब होता है, एक बात बताओ, सेल के केस में इमीडिएट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है ना, इमीडिएट प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाता है, हाँ भैया। बट इन केस ऑफ हायर, बट इन केस ऑफ बट इन केस ऑफ हायर परचेज प्रॉपर्टी ट्रांसफर कब होता है, जब आप लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट कर देते हैं, ठीक है।
पार्टी का पोजीशन क्या होता है? सेल में ओनर होता है, सेल में ओनर होता है और हायर परचेस में बेली होता है। सेल में ओनर होता है, हायर परचेस में बेली होता है। टर्मिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, buyer cannot terminate the contract and bound to pay the 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 price of the goods। बायर कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। बट इन केस ऑफ हायर परचेज आप गुड्स रिटर्न कर सकते हो। कॉन्ट्रैक्ट बाय रिटर्निंग द गुड्स टू इट्स ओनर विदाउट एनी लायबिलिटी टू पे द रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट। हायर परचेज के केस में आप क्या करो? हायर परचेज के केस में आप क्या करो? गुड्स को रिटर्न कर दो, उसके बाद का रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट पे मत करो। ठीक है। बर्डन ऑफ रिस्क किसका होगा अगर बाय इंसॉल्वेंट हो जाए तो? बर्डन ऑफ रिस्क किसका होगा बाय इंसॉल्वेंट हो जाए तो? बोलता है सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉस रिजल्टिंग फ्रॉम इंसॉल्वेंसी ऑफ बायर। कौन लेगा रे बाबा? सेलर टेक द रिस्क ऑफ एनी लॉस। सेलर क्या करेगा? सेलर क्या करेगा? रिस्क लेगा, कोई भी लॉस होता है तो, अगर बाय इंसॉल्वेंट हो जाए तो। बट इन केस ऑफ हायर परचेज सिर्फ owner take no such risk for the hirer fail to pay the installment, the owner has right to take back the goods। एक बात बताओ, हायर परचेज के केस में रिस्क किसका होगा रे? हायर परचेज के केस में रिस्क ओनर का नहीं होगा, क्योंकि ओनर का राइट अभी भी उस गुड्स के ऊपर है, ओनर का ओनरशिप अभी उस गुड्स के ऊपर है, हायर्ड गुड्स के ऊपर है। वो तो गुड्स को रिकवर कर लेगा ना। हाँ जी। ट्रांसफर ऑफ टाइटल, सुनना, बायर कैन पास अ गुड टाइटल टू द बोनाफाइड परचेजर फ्रॉम हिम। अरे बायर चाहे तो वो किसी भी बोनाफाइड परचेजर को वो क्या कर सकता है? ओनरशिप ट्रांसफर कर सकता है। बट इन केस ऑफ हायर परचेज हायरर कैन नॉट पास एनी टाइटल। ठीक है। एक बात बता, जो तेरा है ही नहीं तो तू किसी और को कैसे दे सकते हो? जिस चीज पे तुम्हारा हक नहीं है वो तुम किसी और को कैसे दे सकते हो? बच्चे बताओ। ठीक है। हाँ जी भैया, ठीक है। नाउ रीसेल, बायर रीसेल कर सकता है, बट हायर परचेज के केस में रीसेल नहीं होगा जब तक कि लास्ट इंस्टॉलमेंट का पेमेंट ना हो जाए। क्लियर है? हाँ जी क्लियर है। ओके। नाउ नेक्स्ट वन, नेक्स्ट वन। ओके, अब अपन जानेंगे there is a difference between sale and bailment। there is a difference between sale and bailment। क्लियर है? ओके। फिर वही बोलता है कि ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी, सेल के केस में तो प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो जाती है। ठीक है। और उसको बोलता है ट्रांसफर ऑफ जनरल प्रॉपर्टी। बट इन केस ऑफ बेलमेंट, बेलमेंट के केस में पोजीशन ट्रांसफर होता है फ्रॉम बेलर टू बेली, और किसी एक स्पेसिफिक रीजन को कंप्लीट करने के बाद बेली जो है वो सेलर को गुड्स या तो रिटर्न कर दे, नहीं तो सेलर के डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको डिस्पोज ऑफ कर दे। इसमें होता है ट्रांसफर ऑफ स्पेशल प्रॉपर्टी। ठीक है। ओके। सेल के केस में गुड्स को रिटर्न करना होता है क्या? तो सेल के केस में गुड्स को रिटर्न करना पॉसिबल। एक बात बता, तू सामान खरीद के वापस जाता है क्या दुकान वाले को पहुंचाने कि अरे भैया मेरा काम हो गया आप गुड्स रख लो? नहीं। बट इन केस ऑफ बेलमेंट आप गुड्स को वापस देने जाते हो बिलर को। कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है बेलमेंट सेल में। हाँ जी, कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है। क्या बेलमेंट में कंसिडरेशन रिक्वायर्ड है? इफ इट इज, देखना पड़ेगा इफ वेदर इट इज ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट और नॉन ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट। ठीक है। ग्रेटिट्यूअस बेलमेंट होगा तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट होगा, नॉन ग्रेटिट्यूअस होगा तो वो कंसिडरेशन उसमें इन्वॉल्व होगा। क्लियर है? हाँ जी। नाउ फोर्थ डिफरेंस है, सॉरी हाँ फोर्थ डिफरेंस है सेल एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर। एक बात बताओ, सेल तो होता है कि गुड्स बिक गया, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ वर्क एंड लेबर होता है तुम्हारे पास ज्वेलरी पड़ा हुआ था। ठीक है, क्या पड़ा हुआ था? ज्वेलरी। तुमने उस ज्वेलरी को ले जाके किसको दिया? गोल्डस्मिथ को दिया। बोला कि इसको पॉलिश कर दो और इसके ऊपर लेयर कोट कर देना। अब एक बात बताओ, वो तुम्हारे गोल्डस्मिथ जो है वो तुम्हारे उस गोल्ड के ज्वेलरी के ऊपर, ऑर्नामेंट के ऊपर क्या कर रहा है? उसको क्लीन कर रहा है और उसके ऊपर क्या कर रहा है? कोट कर रहा है। तो ये क्या हो गया? ये सेल हो गया? नहीं। आपने किस लिए दिया है? आपने उसको दिया है कि आप इसके ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करो और फिर वो मेरे को
वापस दे दो, और उसके बदले जो आपका फी होता है वो आप लो। ठीक है, तो आज अपन लोग इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में अपन लोग कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हाउ मेड इसके आगे पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, बाय। एंड हो जा।